सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और आज की क्लास के अंदर अपन जिस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीनियर क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स जो चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाते हुए, और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इनकी जो रिएक्टिविटी है, किस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं, उनकी बात अपन करेंगे। यह जो आज का टॉपिक रहेगा वो ना सिर्फ सीनियर क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉलेज में काम आने वाला भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और सेकंड ग्रेड के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री नाम से जो टॉपिक लगता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन है उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। और बहुत ही जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनके द्वारा अपन बहुत ही आसान से तरीके से और इनको कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंदर लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो, और लगातार बने रहें। देखिए शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइड या जो हेलो एल्केन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं अपन, तो उनके अंदर देखो 3 तरह की रिएक्शंस हैं वो मुख्य रूप से शामिल होती हैं। फर्स्ट हैं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद में दूसरी जो रिएक्शन आती हैं वो है निराकरण या फिर विलोपन अभिक्रियाएं यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है धातुओं से क्रिया यानी कि रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इन्हीं तीनों प्रकार की जो कुछ अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह, और अपन 2 टाइप की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, जिनके अंदर SN1 और SN2 ये 2 टाइप की रिएक्शंस रहेंगी, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहेंगी, यानी कि एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनको अपन पढ़ेंगे और फिर इन यानी मैकेनिज्म देखेंगे इनकी, और उसके बाद में इनके एग्जांपल्स देखेंगे और अलग अलग तरह की रिएक्शंस हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। देखिए किस प्रकार से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो ही क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए अपन ने नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स ये टॉपिक पढ़ा था, जिसमें अपन ने जो CX बंध है यानी कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और जो हेलोजन है उनके बीच में बनने वाला ये बॉन्ड है, इसकी नेचर देखी थी। क्योंकि हेलोजन जो एटम है या ग्रुप कह सकते हैं इसको यहाँ पे, तो हेलोजन ग्रुप है उसकी क्या होती है कि विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ ए कार्बन एटम। कार्बन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स इस हेलोजन एटम की तरफ ही ज़्यादा मूव कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि नेगेटिव चार्ज्ड हैं, इसलिए जो हेलोजन है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। और चूंकि कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जा रहे हैं, इसलिए कार्बन के ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए CX बॉन्ड की नेचर है वो कैसी होती है, पोलर होती है यानी कि ध्रुवीय होती है। ये बात अपन ये डिस्कस पहले की क्लास में कर चुके हैं। अब चूंकि जब कार्बन है वो पॉजिटिव नेचर वाला है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे एटम्स हैं या ऐसे यूं कह सकते हैं कि अपन आयन्स हैं जिनके अंदर क्या है कि या तो लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास में एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। या फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो भी ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियस की तरह से ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा। इसलिए अपन इस ग्रुप को, चूँकि ये न्यूक्लियस की तरह ट्रीट करने वाले कार्बन परमाणु के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जिस पर नेगेटिव चार्ज है या जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसा ग्रुप या ऐसा एटम है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये एज ए न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। इसलिए ये रिएक्शंस हैं वो क्या कहलाती हैं,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यहाँ से ये हेलोजन जो आयन होता है वो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़े जाता है। इसलिए चूँकि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है उसने कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं या नाभिक रागी प्रतिस्थापना विक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए देखिए, ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो ज़रूरी थी SN1 और SN2 दोनों ही तरह की रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देख रहे थे कि एल्किल हैलाइड हैं उनमें CX बॉन्ड की प्रकृति है वो क्या होती है, ध्रुवीय होती है, जिसके कारण क्या होता है कि आंशिक धनावेशित कार्बन परमाणु जो है वो नाभिक के समान व्यवहार करता है, एज ए न्यूक्लियस ट्रीट करता है, जिस पर जो नया नाभिक स्नेही है जो ज़्यादा क्रियाशील है वो अटैक करेगा, आक्रमण करता है, तथा हेलोजन समूह को क्या कर देता है, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है, रिमूव कर देता है और खुद वहाँ पर जुड़ जाता है। अब ये हटने वाला जो हेलोजन समूह है, हट रहा है ये, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप, यानी कि स्थान छोड़ने वाला ग्रुप कहलाएगा ये, या अवशिष्ट समूह है ये है कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड जिसके अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल नया यहाँ पे ऐड हो गया और हेलोजन है वो यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में क्या हो गया, हट गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये है मुख्य रूप से कि एल्किल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाएं इस कारण से शो करते हैं क्योंकि इनकी नेचर है वो पोलर होती है, ध्रुवीय होती है CX बॉन्ड की, और कार्बन है वो एज ए न्यूक्लियस ट्रीट करता है। चलिए बात करते हैं आगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक है SN1 और दूसरी है SN2। ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आणविक और एक द्विआण्विक। ये एक आणविक और द्विआण्विक का क्या माजरा है, तो देखिए क्या होता है, जो इनका वेलोसिटी है, वेग को निर्धारित करने वाला जो इसमें स्टेप होता है, उसमें अगर कोई एक ही रिएक्टेंट है वो भाग लेता है या वेग को एक ही कोई रिएक्टेंट है वो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, तो वो तो हैं यूनिमोलिकुलर। और यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों रिएक्टेंट, देखिए अपन ने यहाँ पर देखे हैं, ये देखो दो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो है एल्किल हैलाइड और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो जो SN1 रिएक्शंस हैं उनके अंदर क्या होता है, दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है और उसमें फर्स्ट स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट स्टेप में जब एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट करेगा तो ये एल्किल हैलाइड ही क्या करेगा, वेग को डिसाइड करेगा, वेग को निर्धारित करेगा। वेग निर्धारक पद है वो फर्स्ट स्टेप रहेगा जो कि स्लो होता है, सेकंड स्टेप है वो फास्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये एल्किल हैलाइड अकेला अणु भाग ले रहा है, तो ये क्या कहलाई, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं कहलाई। और जो SN2 रिएक्शंस हैं उनके अंदर एक ही स्टेप के अंदर, और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों ही जो अभिकारक हैं वो क्या करेंगे, वेग का निर्धारण करेंगे। तो जो रिएक्शंस होंगी वो द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं कहलाएगी। देखिएगा आगे अपन करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही या नाभिक रागी शब्द है वो यहाँ पर लिखा नहीं गया, नाभिक रागी प्रतिस्थापना विक्रिया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या है, अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अभिकारक RX मतलब एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए वेग की जो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी अपनी, V = K जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है इनटू RX, यानी कि एल्किल हैलाइड, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन को दर्शाएगा ही, सांद्रता को दर्शाएगा। तो एक एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर ही इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा। यह अभिक्रिया दो पदों के अंदर दो स्टेप में संपन्न होती है। अब कई बार अपन कन्फ्यूज होते हैं कि जो अभिक्रिया एक पद में संपन्न वो एक आणविक, दो पदों में संपन्न वो द्विआण्विक। अरे भाई, जब अभिक्रिया का नाम है एक आणविक तो पद को क्यों बीच में ला रहे हो, ठीक है। एक आणविक यानी कि एक अणु के ऊपर जिस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, यानी एक ही प्रकार के अभिकारक जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभिकारक अणुओं को अपन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, जो एक ही प्रकार के अभिकारक अणुओं के ऊपर जिसका वेग डिपेंड करता है वो एक आणविक, और जिस अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर यानी दो प्रकार के अभिकारक अणुओं की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है वो द्विआण्विक होंगी। अब एक आणविक के अंदर स्टेप हैं वो कितने हैं, दो हैं। देखिए कौन कौन से दो स्टेप हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, प्रथम पद के अंदर मध्यवर्ती
कार्बोनाइन यानी कि कार्बोकेटाइन बनता है। कैसे बनेगा कार्बोकेटाइन कि फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड भाग लेगा, उसमें से हेलोजन हट जाएगा। तो जो ये एल्किल ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर से हेलोजन हटेगा, फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहूँ कि जैसे CH3 CH ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, और ये X यूँ है। तो अब यहाँ से हेलोजन हटेगा तो हेलोजन के ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, धनावेश। तो ये कार्बन पर धनावेश आया तो ये जो यहाँ से आयन बन गया वो क्या कहलाएगा, कार्बोनाइन कहलाएगा, यानी कि कार्बोकेटाइन कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोनाइन यानी कि कार्बोकेटाइन बनता है। इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है वो निम्न प्रकार से होता है कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 के लिए सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। ये चीज़ एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड हैं वो रिएक्शन जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म से शो करते हैं, तो यूनिमोलिकुलर से यानी कि एक आणविक से। ये तृतीयक, उसके बाद में क्रियाशीलता का क्रम घटेगा, घटता हुआ क्रम में सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आएंगे और उसके बाद में क्या आएंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब अपन कहेंगे कि टर्सरी की क्रियाशीलता ज़्यादा क्यों है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड से हेलोजन ग्रुप जब यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, हेलोजन ग्रुप हटेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी टर्सरी बनेगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्थायी होता है सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्थायी होगा कब, जब तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब। तो ज़्यादा स्थायी प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्थायी है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो अभिकारक के रूप में ज़्यादा क्रियाशील होता है। अभिकारक के रूप में तृतीयक एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील, क्योंकि ये जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो ज़्यादा स्थायी बनाएंगे। उत्पाद स्थायी बनना चाहिए हमेशा, और अभिकारक है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब रिएक्शन है वो ज़्यादा संपन्न होती है। अब देखिए जब तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म है उसी से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन दर्शाएंगे, और जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैं वो हमेशा SN2 से दर्शाएंगे, SN2 मैकेनिज्म से दर्शाएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सेकेंडरी हैं वो दोनों से ही मिला जुला जो रूप है वो इनका हो सकता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्राइमरी यानी कि यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म से रिएक्शन दे या फिर बाईमोलिकुलर से दे, जबकि ये फिक्स है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड हमेशा ही SN1 से, और जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो हमेशा ही SN2 मैकेनिज्म से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब चलिए बात करते हैं SN1 की मैकेनिज्म की यानी कि क्रियाशीलता की। चूँकि 2 स्टेप हैं तो दोनों स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप अपन ने जैसा देखा कार्बोनाइन यानी कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है इसमें, और यही जो स्टेप है वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है, यानी कि वेलोसिटी को डिसाइड करेगा। अब क्या होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये देखो जैसे अपन ने ऊपर देख कर क्या है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, तो वही एग्जाम्पल अपन ने लिया। ये देखो टर्सरी ब्यूटिल, ब्यूटिल कैसे कि इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो गया, और चूंकि ये कार्बन है वो टर्सरी है क्योंकि इससे 1 2 और 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं साइड में, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया ये। अब इसमें से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इसकी नेचर है वो पोलर नेचर है। अब क्या होगा कि स्लो मोशन के अंदर, और ये जो आपका ब्रोमाइड समूह है वो यहाँ से हटेगा, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया, ब्रोमाइड समूह हट गया, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तृतीयक कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये तीनों, ये क्या करेंगे इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ये, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे, चूँकि इस पर धनावेश था, यहाँ पर क्या आ गया, धनावेश इसके ऊपर आया हुआ है, और चूंकि ये इस धनावेश है तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन ये तीनों ग्रुप प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये तृतीयक कार्बोकेटाइन क्या बन गया, स्थायी बन गया यहाँ पर। इसलिए तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं वो हमेशा स्थायी तृतीयक कार्बोकेटाइन के निर्माण की यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो है, हमेशा किसी भी अभिक्रिया में जो धीमा पद होता है वो वेग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर ये जो एल्किल हैलाइड हैं वही केवल वेग निर्धारक पद के अंदर भाग लेते हैं, इसीलिए SN1 का वेग जो होता है V = K/R(x), यानी कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर ही इसका वेग है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थात इस रिएक्शन की SN1 रिएक्शन है उसकी कोटि ऑर्डर जो है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की ये रिएक्शन होती हैं।
अर्थात एक ही अभिकारक अणु की सांद्रता के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपन सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण। यानी कि अब क्या करेगा, जब ये कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट स्टेप में बना उसके ऊपर जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो सीधी बात है कि जिस तरफ से पहले वाला हेलोजन लिविंग ग्रुप के रूप में हट गया वहीं पर ये जाकर के जुड़े जाएगा। तो देखो ये नाभिक स्नेही यानी अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो कार्बन है वो धनावेशित है यहाँ पर, और धनावेशित ही क्या होता है, नाभिक होता है। तो एज ए नाभिक की तरह ये कार्बन एटम है वो यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, और उसी पर जाकर के ये जो हाइड्रोक्साइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ये जाकर के जुड़ा। और चूंकि दोनों के ऊपर विपरीत आवेश है इसलिए ये फास्ट स्टेप होगा और क्या बन जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा, जो कि एक नया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी उत्पाद है, नया प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में उस कार्बोकेटाइन के ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और नया उत्पाद बन जाता है। अब देखिए, चूंकि SN1 रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर क्या हुआ, SN1 अभिक्रिया में प्रतिस्थापी उत्पाद का त्रिविमीय विन्यास यानी कि आपका 3 डायमेंशन में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, वो बदलता नहीं है। कैसे नहीं बदलता, देखो इधर इसी साइड में हेलोजन जुड़ा हुआ था, हेलोजन हट गया पहले स्टेप में, और इसी साइड में जहाँ पर ये हेलोजन था वहीं उसी साइड में क्या जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया और नया उत्पाद बन गया। तो मेथिल ग्रुप वगैरह जहाँ थे उसी साइड में वैसे के वैसे जुड़े हुए हैं, तो इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जब विन्यास नहीं बदलता तो यह घटना क्या कहलाती है, धारण कहलाती है या रिटेंशन कहलाती है। ठीक है, तो SN1 जो मैकेनिज्म है वो कौन सी घटना को फॉलो करती है, रिटेंशन को फॉलो करती है, यानी कि धारण है वो इसके अंदर पाया जाता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब किसी अभिक्रिया में धारण यानी कि रिटेंशन है वो फॉलो होता है तो उसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, तो SN1 मैकेनिज्म होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए आगे, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस। तो अभिक्रिया का वेग है वो दोनों अभिकारकों के ऊपर, दोनों अभिकारक कौन कौन से, एक तो एल्किल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों ही अभिकारकों की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनके ऊपर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, यानी कि V = K/RX × न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन होगी। यह अभिक्रिया एक ही पद के अंदर संपन्न हो जाती है। ठीक है, एक ही पद में दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं वो भाग लेते हैं। इसमें मध्यवर्ती क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों अभिक्रियाओं में SN1 और SN2 के अंदर हैं वो अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो जब अंतर पूछे जाते हैं तो देखो SN1 में क्या था, एक ही अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ दोनों के ऊपर। वो अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही थी, ये एक ही पद में। इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि उसमें SN1 में क्या बन रहा था, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बन रहा था। SN2 के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से, यानी कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं, प्राथमिक RX, उनकी क्रियाशीलता इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, SN2 के लिए। और जो SN1 थी उसमें अपन ने देखा टर्सरी की क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा थी। तृतीयक एल्किल हैलाइड हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये इनके अंदर क्या बन जाएंगे, मुख्य रूप से डिफरेंस बन जाएंगे। चलिए देखो, ये देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, सेकेंडरी उससे कम। सेकेंडरी का तो जैसे मैंने कहा कि मिलाजुला रूप रहेगा दोनों का, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो SN1 दर्शाए या SN2 दर्शाए। और यहाँ पर देखो टर्सरी एल्किल हैलाइड है, उसकी SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी है वो क्या है, सबसे कम है, जबकि SN1 के लिए टर्सरी है उसकी क्या थी, सबसे ज़्यादा। यानी कि ये ऑर्डर क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है जस्ट। प्राथमिक एल्किल हैलाइड हमेशा क्या करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो हमेशा SN2 को फॉलो करते हैं। अब देखो इसमें जो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है उसका त्रिविम विन्यास बिल्कुल बदल जाता है। क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड के विन्यास का बिल्कुल प्रतिलोम यानी कि उल्टा होता है, रिवर्स होता है। अर्थात विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन हो जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्जन के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो कैसे ये वाल्डन प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन कैसे होता है, विन्यास का बदलता कैसे है। तो SN1 के अंदर तो अपन ने देखा कि फर्स्ट स्टेप में ये हेलोजन ग्रुप हैं वो हट जाते हैं
और उसी जगह के ऊपर क्या हो जाता है, जो नया न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोक्सिल समूह है उसको दर्शाया गया है, ये उसी जगह पर अटैक कर लेता है। तो वहाँ पर तो कौन सी प्रक्रिया फॉलो होती है, धारण यानी कि रिटेंशन फॉलो होता है। अब यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप तो है ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। तो पहले स्टेप में ये ब्रोमाइड तो हटेगा ही नहीं हटेगा, तो फिर ये OH क्या करेगा, क्योंकि ये भी एक ब्रोमाइड भी एक न्यूक्लियोफाइल, ये OH है वो भी क्या है, एक ही न्यूक्लियोफाइल, तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं। अब ये जिस साइड में ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है उसी साइड में तो ये अटैक कर नहीं सकता क्योंकि ये हटा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, बैकडोर एंट्री करेगा, यूँ साइड से जुड़ेगा। ठीक है, अब साइड में से जब जुड़ेगा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हैं, तब तो इस OH समूह का क्या करेंगे कि विरोध करने वाले जो ग्रुप हैं, मेथिल ग्रुप, वो यहाँ पे है ही नहीं, कार्बनिक श्रृंखलाएं है ही नहीं। तो ये आकर के किसी भी साइड से क्या कर देगा, अटैक कर देगा, बैकडोर एंट्री कर देगा, तो प्राथमिक में आराम से एंट्री कर देगा। अब मान लीजिए अगर ये टर्सरी होता तो यहाँ पर भी कार्बनिक समूह है, यहाँ पर भी कार्बनिक समूह है, यहाँ पर भी कार्बनिक समूह है, और वो कार्बनिक समूह है उसके पास में तो ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और यहाँ पर इसके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसको त्रिविम बाधा बोलते हैं। ठीक है, त्रिविम बाधा मतलब कि इसके जुड़ने के अंदर क्या हो रहा है कि जो त्रिविम विन्यास के कारण क्या आ रहा है, एक बाधा आ रही है, बैरियर आ रहा है, उसके कारण ये जुड़ नहीं पा रहा। तो जो तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं उनमें वो बाधा ज़्यादा होती है, जबकि प्राथमिक में वो बाधा सबसे कम होती है, और आराम से ये OH ग्रुप है वो क्या करता है, आकर के यहाँ इस साइड में जुड़ जाता है और ब्रोमाइड हट जाता है। अब पहली इसमें मध्यवर्ती जो संक्रमण अवस्था बनती है वो कैसे बनती है कि ये पीछे से आकर के जुड़ेगा, ऑटोमेटिक तो ये ब्रोमाइड समूह हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये OH समूह जब इधर आकर के जुड़ेगा तो जो इस कार्बन की जो पॉजिटिव नेचर है, ये पॉजिटिव नेचर क्या हो जाएगी, दोनों की तरफ यूँ डिवाइड होगी, दोनों को बैलेंस करने के अंदर। तो देखो इधर से ये OH ग्रुप है वो जुड़ रहा है, यहाँ से ये ब्रोमाइड समूह है वो हट रहा है, दोनों ही क्या हैं यहाँ पर, ये आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से यूँ जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये दोनों ग्रुप के बीच में क्या कंपटीशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जो नया अटैक कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है पहले वाले से, तो क्या करेगा, धीरे धीरे ये इससे पहले वाले ग्रुप को यहाँ से हटा देगा और एट लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ही बन जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो नया जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने से क्या बनेगी, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनेगी। संक्रमण अवस्था के अंदर दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं वो इस कार्बन के ऊपर क्या हैं, प्रेजेंट हैं, जो आंशिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा आगे, स्टेप एक ही कहलाएगा ये। आगे ये OH ग्रुप देखो इस साइड के अंदर यहाँ जुड़ गया, और ब्रोमाइड समूह है वो Br- ये समूह यहाँ से हट गया। अब ये मेथेनॉल बन गया, पहले ये ब्रोमोमेथेन था, अब ये मेथेनॉल बन गया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ ब्रोमाइड ग्रुप है वो राइट साइड में जुड़ा हुआ था, OH समूह क्या है, लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो विन्यास क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, त्रिविम विन्यास है वो बदल गया, और ये बदलने की घटना है वही क्या कहलाती है, प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहलाती है। और इस घटना को फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने व्याख्या करी वो वाल्डन, इसलिए वाल्डन प्रतिलोमन के नाम से ये जानी जाती है। तो ये थी अपनी SN2 रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म, जिसमें प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड आते हैं वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और टर्सरी हैं वो SN1 को फॉलो करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाओं के उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है उसके रूप में अपन ने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड को लिया है। एल्किल हैलाइड के ऊपर दूसरा जो रिएक्टेंट है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये सारे के सारे रिएक्टेंट हैं वो अपने ले रखे हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, अपन 1 बाई 1 ऊपर से लेकर के रिएक्शंस को सभी को देखेंगे। तो ये एल्किल हैलाइड रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये जो आगे सारे अपन ने न्यूक्लियोफाइल लिख रखे हैं, यानी कि अलग अलग रिएक्टेंट लिख रखे हैं, उनके न्यूक्लियोफाइल समूह हैं वो रिएक्शन करेंगे। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ में करवा दी जाए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है। तो क्या होता है कि मोस्टली उधर से हेलोजन और यहाँ से सोडियम या पोटेशियम, ये तो NaX या KX के रूप में निकल जाता है, और क्या हो जाता है कि जो हेलोजन था, ये हेलोजन ग्रुप, इस हेलोजन ग्रुप के स्थान पर ये जो हेलोजन ग्रुप है उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एल्कोहल बन गया, ये आपका जलीय KOH लिया हुआ है तो भी क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है
तो ही एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यदि एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH लिया जाता है तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, है ना। क्या होती हैं? मुख्य रूप से निराकरण या फिर विलोपन अभिक्रियाएं हैं, वो होती हैं, जो कि अपन सेकंड रिएक्शन देखेंगे आगे दूसरे टाइप की, है ना। जो एल्किल हैलाइड की 3 प्रकार की रिएक्शंस थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिर विलोपन अभिक्रियाएं, फिर धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो विलोपन अभिक्रियाओं के अंतर्गत वो आएगी जब NaOH है वो एल्कोहलिक मीडियम में या KOH है वो एल्कोहलिक मीडियम में हो, तो विलोपन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और वहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। वो रिएक्शन अपन आगे देखेंगे। अभी जब जलीय यानी कि बीच में NaOH, इसके ब्रैकेट में जलीय लिखा हुआ हो, जल लिखा हुआ हो, या AQ यानी कि एक्वेटिक सॉल्यूशन लिखा हुआ हो, एक्वस मीडियम लिखा हुआ हो, तो क्या बनता है? यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है और OH ग्रुप जुड़ जाएगा, हेलोजन हट जाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही रिएक्शन जो एल्कोहल वाला चैप्टर है, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर, उसमें एल्कोहल के फॉर्मेशन के अंदर भी शामिल होंगी। अब बात करते हैं अपन कि यही रिएक्शन जल के साथ में, यानी कि एल्किल हैलाइड हैं उनकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी जाए। तो देखो वाटर है वो HOH है, तो H और यहाँ से ये X, HX निकल गया, वही एल्कोहल बन गया। फिर इनकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दी जाए, NH3 के साथ। तो NH3 को देखो किस फॉर्म में लिखा है, HNH2, तो ये अमोनिया ही है, NH3 ही है। तो इधर से H, यहाँ से X, वही HX निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में, और एमीन बन गई, RNH2 एमीन बन जाती हैं। एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पर एमीन बनती हैं। फिर है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखना। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ये जो चारों रिएक्शन हैं उनमें से ये दोनों रिएक्शन है वो सेम इन दोनों की तरह से ही जो मैकेनिज्म है उसको शो करेंगी। देखिए क्या होता है कि मुख्य रूप से जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है। तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड है वो आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आयनिक बंध इसमें पाया जाता है। जब आयनिक बंध पाया जाएगा तो ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग आयनों में Na+ और Cna- इसमें टूट जाते हैं। पहले ही टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये हेलोजन हटेगा और साइनाइड का C जो है वो इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। यानी बॉन्ड किसने बनाया, कार्बन ने बनाया, तो एल्किल साइनाइड ही बन जाता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड ही बनेगा, ठीक है। चाहे पोटेशियम साइनाइड रिएक्शन कर रहा है, चाहे सोडियम साइनाइड रिएक्शन कर रहा है। सोडियम साइनाइड रिएक्शन कर रहा है तो Na के साथ में X, ये लो Na के साथ में X निकल गया, NaX, और यहाँ पर अगर पोटेशियम होता तो KX निकल जाता, बचा क्या, साइनाइड, एल्किल साइनाइड बन गया। किसके कारण, क्योंकि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की नेचर है आयनिक। आयनिक है तो ये सबसे पहले अपने आयन बनाएगा, आयन बनाएगा तो बनेगा Cn-, Cn- में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही कार्बन है वो R+ के ऊपर, यानी कि जो बनेगा अपना यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। उस कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका साइनाइड समूह का कार्बन है वो जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं अपन AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन अगर हो रही है। कंपेयर यही पूछा जाता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाई जाती है तब एल्किल साइनाइड बनते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड से करवाई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये क्यों बनते हैं, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड बनने का रीज़न ये है कि जो AgCN है वो सहसंयोजक प्रवृत्ति का है। सहसंयोजक प्रवृत्ति का है तो ये बॉन्ड है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, AgCN। तो ये पहले इस कार्बन को फ्री नहीं करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए फ्री नहीं करेगा, यानी कि ये आयन नहीं देगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर भी चूंकि एक लोन पेयर होता है, तो इस लोन पेयर की सहायता से ये क्या करेगा, कार्बन के साथ में अटैक कर लेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है वो तो ऐसा एटम भी हो सकता है जिस पर लोन पेयर हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज जब डेवलप होता कार्बन के ऊपर, उसको तो इसने सिल्वर ने फ्री नहीं किया, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर की वजह से ये इसके ऊपर बॉन्ड बना लेगा। अब नाइट्रोजन जब बॉन्ड बना लिया तब इसको यूं होश आएगा कि भाई ये बॉन्ड तो इधर बन गया, और बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर ही आ जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ऐसे में क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये सिल्वर हैलाइड निकल जाएंगे।
तो इस प्रकार से क्या बनेगा कि सहसंयोजक प्रवृत्ति के कारण ये तो बनाता है आइसोसाइनाइड, जबकि आयनिक प्रकृति के कारण जो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड होते हैं वो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा ही है ये सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में, और सिल्वर नाइट्राइट, ये दोनों हैं। अब देखो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, देखो एक होता है NO3 वो होता है नाइट्रेट, और NO2 है वो होता है नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो नाइट्राइट आयन है ये यहाँ पर। ठीक है, कैसे, ये देखो NaON डबल बॉन्ड O, जब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है तो ये नाइट्राइट आयन है। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर वाले में भी यही मामला होता है, Ag, समझिएगा अच्छी तरह से, ON डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर बाह्य एटम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बंद बनाने में काम आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक पेयर बच गया। अब है क्या, देखो अब इस NaNO2 या KNO2 जो भी है, और ये यहाँ पर है AgNO2 में ये ऑक्सीजन ही बॉन्ड बना रहा है। अब इसको रिएक्शन करनी है किसके साथ में, RX के साथ। तो X तो यहाँ से हट गया, ये X हट गया, क्या बन गया R+। ठीक है, कार्बोकेटन बन गया। अब देखिए ये X जो निकला वो Na के साथ निकल जाएगा और इधर Ag के साथ निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये जो NO2 है, चूंकि यहाँ वही NaNO2 के अंदर आयनिक प्रकृति, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यह बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ से दूसरा लेते हैं कलर, चलिए देखिए यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ जुड़ जाएगा। तो वही R, यहाँ RON डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्किल नाइट्राइट बन जाएगा। बॉन्ड किसने बनाया, ऑक्सीजन ने बना लिया। क्लियर है। अब वही कंडीशन आती है जैसी AgCN में आई थी, Ag और NO2 में इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड जो बना हुआ है वो सहसंयोजक है, तो ये बंद आसानी से टूटेगा नहीं टूटेगा, तो फिर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देख करके क्या कर लेगा, इस R+ के साथ बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाते ही फिर इधर से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ऑक्सीजन के पास में कमी होगी, तो ये अपना ये बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ से हट जाएगा। तो अब जो RNO2 में बॉन्ड बना वो बनेगा ऐसे RN डबल बॉन्ड O, देखिए ये है ना, R, ये N डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन जो रहा वो बाद में उपसहसंयोजक बंध के रूप में ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। ये कहलाएगा नाइट्रोएल्केन। जब नाइट्रोजन जुड़ता है तब तो नाइट्रोएल्केन, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो एल्किल नाइट्राइट। ये यहाँ पर सिचुएशन में रहती है। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना रखा है वो ऑक्सीजन ने बनाया हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ये है RON डबल बॉन्ड O, ये है। जबकि यहाँ नाइट्रोएल्केन के अंदर सिचुएशन ये है RN डबल बॉन्ड O, और फिर उपसहसंयोजक बंध के रूप में ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए कि जो सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीजन ने बंध बना रखा था वही ऑक्सीजन एल्किल के साथ बना रहा है। तो यहाँ सोडियम नाइट्राइट था, यहाँ पर एल्किल नाइट्राइट बन गया, क्योंकि बॉन्ड की सिचुएशन वैसी की वैसी रही। यहाँ AgNO2 के अंदर जिस ऑक्सीजन ने बंध बना रखा था वो ऑक्सीजन बंध नहीं बना रहा एल्किल के साथ, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन बंध बना रहा है, तो ये नाइट्रोएल्केन कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहेगी इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म। ध्यान में रहे कि जब रिएक्शन सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड करता है तो वही एल्किल साइनाइड बनता है, वही सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट रिएक्शन करता है तो एल्किल नाइट्राइट ही बनता है। लेकिन सिल्वर जहाँ आ जाए तो प्रकृति सहसंयोजक हो जाएगी, बॉन्ड वही एटम नहीं बनाकर दूसरा जो फ्री नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाएगा। यहाँ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो साइनाइड बन गया, यहाँ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रोएल्केन बन गया। तो ये रहेगी इनकी मैकेनिज्म। अब देखिए आगे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस में देखो अपन किस प्रकार से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, RCN बनता है। जबकि सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो वही बात है ना जो ऊपर समझा दी गई है, वही इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए NaCN या KCN यानी कि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की आयनिक प्रकृति, यही है मेन जवाब।
के कारण आयन से अणु अपघटित हो जाते हैं। अणु मुक्त हो जाएंगे तो साइनाइड आयन फ्री रहेंगे। साइनाइड में C आवेश रहेगा, जिसका कार्बन परमाणु है वो एल्किल समूह के साथ बंध बना लेगा, और जब कार्बन समूह बंध बना लेगा तो साइनाइड आयन कहलाएगा वो, और उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड है वो बन जाएंगे। परंतु AgCN में सहसंयोजक प्रवृत्ति होगी, इसके कारण साइनाइड आयन का कार्बन परमाणु बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, क्योंकि सिल्वर उसको छोड़ेगा ही नहीं। अब कार्बन परमाणु बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है तो नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा एल्किल समूह के साथ में लोन पेयर देकर के क्या बना लिया जाएगा, बंध बना लिया जाएगा, और एल्किल साइनाइड का आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहेगा इसका जवाब। अब बात करते हैं अपन, वही क्वेश्चन सेम ही है, केवल यहाँ पर आयन है वो नाइट्राइट हो गए हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट से करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइट ही, वहाँ जैसे साइनाइड यहाँ नाइट्राइट, फिर Ag आते ही वहाँ आइसोसाइनाइड, यहाँ पर नाइट्रो। तो देखो एल्किल नाइट्राइट, अब देखिए वही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही बॉन्ड बना रहे बनते हैं, जबकि सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करवाने पर नाइट्रो एल्केन, ये देखो एल्किल ग्रुप के साथ में नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। ये ऑक्सीजन पहले फ्री नहीं था, ये बाद में हुआ। जब ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया तब ऑक्सीजन फ्री हुआ। ये कारण क्या है? तो देखिए कारण के अंदर वही उसी तरह का जवाब आएगा कि सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट है, उसकी आयनिक प्रकृति, इसके कारण नाइट्राइट आयन, जिसमें ऑक्सीजन पर देखो ये नेगेटिव चार्ज, यही मुक्त रहता है, ये फ्री हो जाता है पहले ही, क्योंकि आयनिक नेचर है तो आयन बन जाते हैं। परमाणु है, इसका ऑक्सीजन परमाणु है वो एल्किल समूह के साथ बंध बनाएगा तो एल्किल नाइट्राइट ही दे देगा। परंतु सिल्वर नाइट्राइट जो है उसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति कोवेलेंट नेचर के कारण ऑक्सीजन परमाणु है वो तो बंध बनाने के लिए फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को सिल्वर फ्री नहीं करेगा सहसंयोजक बंध मजबूत होने के कारण। अतः नाइट्रोजन परमाणु है वो अपना युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर दे करके और एल्किल समूह के साथ बंध बना लेता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे RN, नाइट्रोजन ने दे दिया ना, और ये डबल बॉन्ड O, और जो ऑक्सीजन पहले सिल्वर के साथ जुड़ा हुआ था वो इस प्रकार से उपसहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रो एल्केन कहलाता है। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से अपन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसके बाद में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके त्रिविम रासायनिक पहलू हैं, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से संबंधित कुछ शब्द आएंगे, जिनमें से कुछ को तो अपन ये धारण है, प्रतिलोमन है, ये तो SN1 SN2 में देख चुके हैं, और भी कुछ जैसे कायरलता है, ठीक है, रेशमिक मिश्रण है, रेशमाइजेशन कैसे होता है, तो इन चीज़ों को अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर। लगातार वीडियो के ऊपर बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का वीडियो के ऊपर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।